एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओल्ड चैनल जुडिशियस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज एल्टन मायो के बारे में और मैनेजमेंट के फील्ड के अंदर मायो का क्या कंट्रीब्यूशन था। जॉर्ज एल्टन मायो एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल रिसर्चर, ऑर्गेनाइजेशनल थियरिस्ट और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे। उन्होंने उस टीम के लीडर के तौर पर सर्व करा था जिस टीम ने बहुत ही फेमस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो कि हॉथॉर्न प्लांट पर हुए थे, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, यूएसए की जो कंपनी थी, 1927 से 1932 के बीच, उस एक्सपेरिमेंट करने वाली टीम के लीडर के तौर पर मायो ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पर मायो ने कंक्लूड करा था कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी के बढ़ने के पीछे कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं हो सकता, जैसे कि वर्किंग आवर्स में चेंज कर देना या काम के बीच में रेस्ट पॉजेस देना। ये कोई सिंगल फैक्टर नहीं है जिससे कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, बल्कि एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे फैक्टर्स का जो साथ में आते हैं, तभी जाकर वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। ये फैक्टर्स हैं सिंपैथेटिक सुपरविजन, यानी सुपरवाइजर जो हो वो वर्कर के साथ सिंपैथी रखे, उनके साथ ठीक से बिहेव करे। वर्कर्स को ऑटोनॉमी, मतलब उनको अपने हिसाब से भी काम करने की आजादी कुछ लिमिट तक देना भी जरूरी है। वर्कर्स का एक छोटा कोई अगर ग्रुप बन रहा है, स्मॉल यूनाइटेड ग्रुप, उसको भी बनने देना चाहिए। प्लस ऐसी कंडीशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करी जाएं जो कि इन ग्रुप्स की ग्रोथ को बढ़ावा दे, एनकरेज करे, सपोर्ट करे। और प्लस लास्ट है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि क्या थे ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट और कैसे इन एक्सपेरिमेंट्स ने मॉडर्न मैनेजमेंट के पीछे कंट्रीब्यूट करा। 1905 से लेकर 1983 तक हॉथॉर्न वर्क्स एक कंपनी थी जिसके अंदर करीब 45,000 एम्प्लॉइज काम करते थे और ये एक रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते थे, टेलीफोन इक्विपमेंट से लेकर रेफ्रिजरेटर्स और इवन इलेक्ट्रिक फैंस। 1927 में कुछ रिसर्चर्स के ग्रुप को, जिसको कि लीड कर रहे थे एल्टन मायो, उनको इनवाइट करा गया कि वो हॉथॉर्न वर्क्स, ये जो कंपनी थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का जो प्लांट था हॉथॉर्न वर्क्स के नाम से, उसमें हो रही स्टडीज को ज्वाइन करें। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट ने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने लाई, जैसे कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी सिर्फ उसके काम के दौरान जो उसकी फिजिकल कंडीशंस हैं, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, उस पर या फिर कितने पैसे आप उसको दे रहे हैं, इन दो चीजों पर एक्सक्लूसिवली, मतलब कि खाली इन दो चीजों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हद तक उसके सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करती है जो उसको उसके वर्क सिचुएशन में मिला है। मतलब जितना सेटिस्फाइड एक एम्प्लॉय होगा उतनी ही ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाएगी। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के 4 पार्ट थे और इन चारों पार्ट्स को अब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहला था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, दूसरा रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, तीसरा इंटरव्यूइंग प्रोग्राम और लास्ट बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। पहला जो एक्सपेरिमेंट है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, वो इस पर्पस से किया गया था कि फैक्ट्री के अंदर जो लाइट की व्यवस्था है और वर्कर का जो आउटपुट है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। जब स्टार्टिंग में उस फैक्ट्री की लाइट को बढ़ाया गया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई गई, तो आउटपुट भी बढ़ गया। इससे लगा कि शायद दोनों में कोई रिलेशन है, मगर बाद में जब फैक्ट्री की लाइटिंग को ग्रेजुअली कम करते करते पिछले लेवल, पहले के लेवल पर ही लेके आया गया, तो ये देखा गया कि आउटपुट अब भी बढ़ रहा था। यानी कि इस बात से ये बात क्लियर हो गई कि फैक्ट्री के अंदर की जो इल्यूमिनेशन है, जो लाइटिंग है, उसका वर्कर के आउटपुट के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये था रिजल्ट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट का। अब देखते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट, जो कि था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ये जो फेज था इन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का, इसका पर्पस था कि लाइटिंग का तो इफेक्ट हमने देख ही लिया, उसके अलावा क्या कोई और फैक्टर्स भी है जिनका वर्कर की प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट होता है, जैसे कि वर्किंग डे जो एक नॉर्मल है उसकी लेंथ कितनी हो, वर्कर्स को बीच में रेस्ट आवर्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, या फिर बाकी की काम के रिलेटेड जो फिजिकल कंडीशंस हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक छोटा वर्क ग्रुप बनाया गया 6 लड़कियों का, जो 6 लड़कियां वहां पर काम करती थी। ये लड़कियां आपस में फ्रेंडली थी, एक दूसरे को जानती थी, और उनसे बोला गया कि वो आराम से एक साथ एक ग्रुप में काम करें इनफॉर्मल तरीके से, और इनको सुपरवाइज भी खाली एक रिसर्चर करेगा और ये आराम से अपना काम कर सकते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट करा गया तो देखा गया कि इन 6 के 6 लड़कियों का प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो गया जैसे ये एक्सपेरिमेंट चलता गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से रिसर्चर ने एक बात और समझी कि सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि फीलिंग ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, खुद को लगना कि नहीं हम कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हैं,
रिकॉग्निशन मिलना, लोगों का अटेंशन आप पर पड़ना, पार्टिसिपेशन, इंटरकनेक्टेड वर्क ग्रुप, जैसे मैंने पहले बताया वो 6 लड़कियां आपस में एक दूसरे से फ्रेंडली थी, और नॉन डायरेक्टिव सुपरविजन, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं था। इस सब की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा और वो इंक्रीज हो गई। फिर आता है मास इंटरव्यू प्रोग्राम। रिसर्चर्स ने एक अच्छे खासे नंबर ऑफ वर्कर्स को इंटरव्यू करा और उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करी कि क्या ओपिनियन रखते हैं वो अपने काम को लेकर, अपनी वर्किंग कंडीशंस को लेकर और अपने सुपरविजन, मतलब जो उनको सुपरवाइज करने वाले लोग हैं और जो सुपरविजन सिस्टम है उसको लेकर। मगर रिसर्चर्स ने यहाँ पर यह चीज और देखी कि जो वर्कमैन जवाब दे रहे थे उनके आंसर गार्डेड थे, मतलब वो खुलकर बातें अपनी नहीं बता पा रहे थे, शायद इस डर से कि कहीं उनकी जॉब पर भी इफेक्ट ना पड़ जाए। इसलिए जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अपनी अप्रोच को यहाँ पर बदला। बजाय वर्कर से क्वेश्चन पूछने के इन्होंने एक इनडायरेक्ट टेक्निक अपनाई, और वो क्या थी, इंटरव्यूअर बैठकर सिर्फ सुनते थे कि वर्कमैन को आखिर कहना क्या है, उनके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बिना उनसे कोई क्वेश्चन पूछे, बस एक जनरल डिस्कशन। इन मास इंटरव्यू प्रोग्राम्स की जो फाइंडिंग आई उससे पता चला कि काम की जगह पर जो सोशल फैक्टर्स हैं जो वहां पर एग्जिस्ट करते हैं उस वर्क एनवायरनमेंट के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और लास्ट था बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे जो पर्पस था वो ये था कि वर्कर्स को ऑब्जर्व करने का एक नया मेथड बनाया जाए ताकि ज्यादा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उनके बारे में, उनके सोशल ग्रुप जो कंपनी के अंदर बने हुए हैं उनके बारे में जानकारी ली जा सके और ये पता लगा जा सके कि आखिर वर्कर्स पूरा आउटपुट अपना क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों वो अपने आउटपुट को कम करके बैठे हुए हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उस कंपनी में काम कर रहे 14 वर्कर्स, जिनका एक ग्रुप था, सबको पता था कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है, उनका प्रोडक्शन रिकॉर्ड निकाला गया और उसको पहले के प्रोडक्शन रिकॉर्ड से कंपेयर करा गया। तो ये बात सामने आई कि इस ग्रुप ने इनफॉर्मली आपस में ही एक अपने खुद के प्रोडक्शन नॉर्म्स डेवलप कर रखे हैं अपने हर एक ग्रुप के मेंबर के लिए, जो कि मैनेजमेंट के थ्रू सेट करे गए प्रोडक्शन नॉर्म से कम है। मतलब ये वर्कर्स सिर्फ एक बेस मिनिमम लेवल तक ही अपनी प्रोडक्टिविटी करते थे और इंसेंटिव सिस्टम को इन्होंने डिफीट कर दिया, उसकी इनको जरूरत ही नहीं लगी क्योंकि इन्होंने आपस में ही अपने नॉर्म सेट कर रखे थे, इनको इंसेंटिव चाहिए ही नहीं थे। और इनमें से कोई वर्कर अगर ज्यादा प्रोड्यूस करता उस ग्रुप के स्टैंडर्ड्स, उस ग्रुप के नॉर्म से ज्यादा, तो उसको या तो ग्रुप से अलग कर देते, अकेला छोड़ देते, या फिर उसको हरेस करते, परेशान करते, या उसको कोई सजा देते। इस बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट की जो फाइंडिंग्स थी वो क्या थी कि ग्रुप के अपने खुद के अनऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस हैं जो हर एक मेंबर को फॉलो करने होते हैं। हर एक इंडिविजुअल अपना जो आउटपुट मैक्सिमम दे सकता है उसको ना देकर रोक के बैठा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है उसने खुद को। इंडिविजुअल आउटपुट, क्योंकि वर्कर ढंग से काम कर ही नहीं रहे तो टाइम के साथ भी उनका आउटपुट, इंडिविजुअल आउटपुट कांस्टेंट रहता है, वो ज्यादा बढ़ोतरी उसमें नहीं होती। और इनफॉर्मल ग्रुप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के अंदर। अब बात कर लेते हैं क्रिटिक्स ने क्यों एल्टन मायो को और उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करा। क्रिटिसिज्म के जो पॉइंट्स हैं आपके सामने आ रहे हैं: रिसर्च क्वालिटी, जनरलाइजेशंस, साइंटिफिक बेसिस, ओवर सिंप्लीफिकेशन, एथिकल बिलीफ्स, सोशल साइंटिस्ट, एंटी डेमोक्रेटिक और एजम्पशंस। पहला क्रिटिसिज्म कहता है रिसर्च क्वालिटी। कुछ क्रिटिक्स का यह कहना था कि जॉर्ज एल्टन मायो की जो रिसर्च की क्वालिटी थी जो उन्होंने कंडक्ट करी हॉथॉर्न स्टडीज के अंदर, वो बहुत ज्यादा पुअर थी। बाकी उन्हें उनके एक्सपेरिमेंट के डिजाइन पर सवाल उठाए, किस बेस पर उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करा, उस चॉइस पर भी उनका क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, और किस एनवायरनमेंट में वो स्टडी कंडक्ट करी गई इस पर भी लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया। दूसरा, जनरलाइजेशंस। कुछ और क्रिटिक्स ने यह भी कहा था कि मायो की जो रिसर्च है वो एक बहुत ही छोटे, आइसोलेटेड, मतलब कि बिल्कुल अलग थलग रहे ग्रुप के ऊपर लिमिटेड है, और ये क्लियर नहीं है कि क्या यही कंडीशन बड़े ग्रुप्स के अंदर भी देखने को मिलेगी या क्या यही सिचुएशंस वहां पर भी प्रेजेंट होंगी। तीसरा है साइंटिफिक बेसिस। कुछ और क्रिटिक्स का यह मानना था कि मायो की थ्योरी के अंदर साइंटिफिक बेस की कमी है और ये एक्चुअल वर्कर के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ क्रिटिसिज्म था ओवर सिंप्लीफिकेशन। क्रिटिक्स के हिसाब से मायो की थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देती है और वर्क प्लेस पर होने वाले, साथ में काम करते हैं जब, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। इस सिचुएशन को मायो की थ्योरी ने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा। फिफ्थ इज एथिकल बिलीव्स। मायो ने क्लियरली ये नहीं बताया कि उनकी स्टडी का एथिकल बिलीफ क्या है, वो क्या सोचते हैं कि क्या ग्रुप बनाना गलत है कंपनी के अंदर, या क्या वर्क प्लेस पर ग्रुप बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए। आखिर वो एथिकली किस तरफ मोटिवेटेड थे, इस बात पर भी कोई जानकारी यहां पर नहीं दी गई।
क्रिटिसिज्म नंबर 6 बोलता है सोशल साइंटिस्ट। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि मायो एक बहुत ही पुअर सोशल साइंटिस्ट थे और वो ज्यादा कंसर्न थे कि उनको खाली पॉपुलैरिटी मिल जाए, फेम मिले, बजाय बीइंग अ साइंटिस्ट। 7th पॉइंट इज एंटी डेमोक्रेटिक। कुछ ने यह भी कहा कि मायो एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी यूनियन थे, वो वर्क प्लेस पर बनने वाले ग्रुप्स के सख्त खिलाफ थे, तो ये भी उनके लिए एक गलत नेगेटिव चीज थी। और लास्ट इज एजम्पशंस। क्रिटिक्स की माने तो मायो की जो थ्योरी है वो एज्यूम करती है कि ह्यूमंस जो हैं वो नेचुरली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं और नेचुरली एक दूसरे के साथ ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। मगर ये थ्योरी इस आइडिया को ध्यान में लेती ही नहीं कि हो सकता है ह्यूमंस चाहते ही ना हो कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें या ग्रुप बनाएं। हो सकता है वो एक दूसरे पर भरोसा भी ना करते हो, और ऐसा जनरली होता है, हम हर एक के साथ ग्रुप्स नहीं बनाते। तो ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म था। So with this, I wind up this session. Hope you liked the video and understood the theory of Elton Mayo. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.